हेलो बच्चों, वेलकम टू द वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट। बेटा CUET का जो डोमेन सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री, उसके बारे में डिस्कस करेंगे मेरे साथ। मैं हूं राघव राजपूत। मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लियर केमिस्ट्री टोटल सिलेबस, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ऑल द 3 पार्ट्स। ओके, सो सबसे पहले डिस्कस करना है हमें बेसिक चीज़ें क्या हैं जिसको पढ़ना पड़ेगा हमें CUET के लिए। देखो, आता 12th का सिलेबस है टोटल, है ना, बट हमें कुछ चैप्टर्स हैं 11th के जिन्हें बोला जाता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना, मूल कॉन्सेप्ट, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, है ना, और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग, GOC एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। ये कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिनको हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है ना, क्लियर, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दैट इज़ वाई इनको पहले 11th में पढ़ाया जाता है ना। सो हमें पता है जहाँ तक लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए बेटा ये बेसिक आज का चैप्टर है। आज का चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा आज, क्लियर। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, है ना। पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री विच इज नॉन एज मोल कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा क्या है इसके अंदर, सबसे पहले कंटेंट्स लिख देता हूं आपको, आज का कंटेंट लिख देता हूं, क्या क्या पढ़ाना है हमें, क्लियर। बेटा मूल कॉन्सेप्ट है चैप्टर का नाम, मूल कॉन्सेप्ट। मूल कॉन्सेप्ट, परफेक्ट। मूल कॉन्सेप्ट में बेटा क्या क्या कंटेंट पढ़ाएंगे आज। आज है व्हाट इज मोल, मोल क्या होता है ना, व्हाट इज मोल, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। सेकंड थिंग है बेटा द वे ऑफ फाइंडिंग मोल्स, है ना, किन किन तरीकों से मोल निकाले जा सकते हैं बेटा। एटॉमिक मास क्या है, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं बेटा, है ना, बहुत ही बेसिक चीजें हैं जिनको हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्लियर। इसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं हम, है ना। तो व्हाट इज मोल हो गया, मोल क्या है, द वे ऑफ फाइंडिंग मोल्स, मोल किस तरीके से निकाले जाएंगे, एटॉमिक मास क्या है ना, इसको बोलते हैं बेटा परमाणु भार हिंदी में, है ना, परमाणु भार क्या है, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। एंड ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, जिसको बोलते हैं ग्राम परमाणु भार। बेटा नेक्स्ट कंटेंट है आपका दैट इज मॉलिक्यूलर मास, जिसको बोलते अणु भार बेटा, अणु भार। ओके, तो ये कंटेंट है आज का आपका, है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम अणु भार, ये है आज के टॉपिक आपके 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, परफेक्ट। 6 टॉपिक हैं, छह लाइन है, 6 हेडिंग्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मोल क्या है, व्हाट इज मोल, यहीं से स्टार्ट करें। बहुत ही बेसिक चीज है बेटा, है ना, बहुत ही बेसिक चीज है, एकदम क्लीनली एक्सप्लेन करते जाएंगे ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए, है ना। आज से क्लासेस स्टार्ट है बेटा, है ना, आज से CUET की क्लासेस स्टार्ट है, प्रॉपर पढ़ाया जाएगा आपको, एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाएगी। ऐसा एक पॉइंट नहीं होगा जो आपको उसका मतलब नहीं पता होगा या फील नहीं कर पाए हैं, क्लियरली समझ नहीं पाए हैं, ऐसा एक पॉइंट नहीं होगा जो आपको रटना पड़ रहा है।
हर एक पॉइंट क्लियरली एक्सप्लेन किया जाएगा। क्लियर? तो चलिए सबसे पहला है व्हाट इज मोल। मोल क्या है? क्या है मोल? बेटा जिस तरीके से आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप जानते हैं कि एक दर्जन होता है। जिस तरीके से दर्जन जानते हैं आप, जैसे आपसे बोलूंगा बेटा 1 डजन, डजन इज द नंबर, है ना। एक दर्जन मतलब एक दर्जन मतलब एक नंबर है बेटा, 12 के बराबर होती है ना। एक दर्जन एक ये नंबर है, इक्वल टू 12 थिंग्स होती है कि नहीं, 12 चीजों के बराबर होती है। क्लियर बेटा? मतलब एक दर्जन एक नंबर है जो 12 चीजों के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे कहते थे बेटा 1 डजन बनाना, तो कितना बनाना बेटा? 12 बनाना। क्लियर? मैं बोल देता बेटा एक दर्जन पेन्स कलम्स जो भी है, तो कितनी कलम? 12 नंबर ऑफ कलम्स, है ना। समस्या ही नहीं है बेटा। मैं बोल देता बेटा 1 डजन पर्सन, कितने पर्सन भैया? 12 पर्सन, है ना। जिस तरीके से एक दर्जन एक नंबर है बेटा, जिस तरीके से एक दर्जन एक नंबर है, एक डजन एक नंबर है, एज इट इज मोल इज जस्ट अ नंबर। मोल क्या है बेटा? मोल इज जस्ट अ नंबर, सिर्फ एक नंबर है, बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है ये। मोल इज जस्ट अ नंबर। कहते लोग यार क्या है मोल, क्या है ये चीज? कुछ नहीं है, जस्ट अ नंबर, एक नंबर। समझेंगे कैसे नंबर? मोल इज जस्ट अ नंबर दैट इज इक्वल टू जो बराबर है किसके? 6.023 इंटू 10⁻23 स्पीसीज के, है ना। बेटा मोल एक ऐसी नंबर है जिसमें चीजें कितनी होती हैं? 6.023 इंटू 10⁻23, बहुत ज्यादा होती है ना। मतलब इतना गिन नहीं पाओगे। 10⁻23 वेरी लार्ज अमाउंट, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, जो भी है, संघ, 10 संघ, महासंघ, बहुत बड़ा नंबर है, फिर भी आप गिन नहीं पाएंगे, है ना। तो एक मोल एक ऐसी नंबर है जिसमें 6.023 इंटू 10⁻23 थिंग्स होती हैं, है ना। जैसे मैं कहते हैं बेटा 1, इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, दैट इज Na मीन्स एवोगाड्रो नंबर। क्लियर बेटा? Na है एवोगाड्रो नंबर, ये क्या कहलाती है ना। नहीं बोलते इसको एवोगाड्रो संख्या। क्लियर बेटा? तो मोल एक नंबर है, मोल एक नंबर है जो इसके इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल हाइड्रोजन एटम, एक मोल हाइड्रोजन एटम मैंने बोल दिया, मतलब कितने हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे बेटा? 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। इट क्लियर गाइस? आई थिंक क्लियर हो ना। एक मोल किसी भी चीज का बोल दे, मैं बोल दूं एक मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। परफेक्ट। मैं बोल दूं बेटा एक मोल H2O अणु, तो कितने H2O अणु? 6.023 इंटू 10⁻23। परफेक्ट। मैं बोल दूं बेटा एक मोल ग्लूकोज, तो कितने ग्लूकोज के अणु हो जाएंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। जिस तरीके से डजन होता था, एक दर्जन मतलब 12 चीजें, इसी तरीके से एक मोल मतलब इतनी चीजें। बट एक मोल वो किसका, ये मैटर करता है। यदि उसने बोल दिया एक मोल मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसमें कितने हो जाएंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। एक मोल अणु बोला तो अणु इतने होंगे, परमाणु बोला तो परमाणु इतने होंगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन बोला तो इलेक्ट्रॉन इतने होंगे। नंबर ऑफ स्पीसीज जिसके बारे में बात करते हैं, उसने बोल दिया इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हो जाएंगे, उसने बोल दिया प्रोटॉन्स के बारे में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने हो जाएंगे, उसने बोल दिया मॉलिक्यूल के बारे में तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर बच्चा? आई थिंक
इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट है, जैसे मैंने बोला बेटा, मैं बोलता बेटा 1 मोल वाटर है ना, 1 मोल H2O मतलब कितने H2 मॉलिक्यूल, 6.023 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे बेटा। ओके, कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, किसी का भी 1 मोल NaOH मतलब कितने NaOH, 6.023 इंटू 10⁻23 NaOH मॉलिक्यूल। समझ गए होंगे बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था मोल का नॉर्मल डिस्कशन। अब मोल को कितने तरीके से निकाला जाएगा, है ना, कि किसी सब्सटेंस का मास दिया है कितने ग्राम, ये 360 ग्राम वाटर है, तो उसमें वाटर की मोल बताओ, तो कैसे निकालेंगे, है ना। यदि किसी सब्सटेंस का बेटा नंबर ऑफ स्पीसीज दी है, उसने बोल दिया कि भैया एक मेरे पास सब्सटेंस, जैसे मैं मान लेता NaOH है, मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सब्सटेंस है, पदार्थ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक पदार्थ है, उसको मैंने एक वेसल में ले लिया और मैंने बोल दिया भैया ये है आपका, इसमें NaOH के इतना है कि जिसमें NaOH के मॉलिक्यूल उसने बोल दिया कि 10⁻60 इतने मॉलिक्यूल, 10⁻60 मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है। क्लियर। तो जनरली यदि इतना भी ले लूंगा तो उसमें 10⁻50 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है उसके लिए, है ना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, गिन नहीं पाओगे इतने ज्यादा होते हैं ना। तो 10⁻50 मैंने एक वेसल लिया, उसमें NaOH का एक पदार्थ NaOH पदार्थ ले लिया और मैंने बोल दिया उसमें NaOH के 10⁻50 मॉलिक्यूल हैं, 10⁻50 अणु हैं। कितने अणु हैं NaOH के, 10⁻50, इतने ज़्यादा हैं। तो उसमें मोल बताओ, तो कैसे निकालेंगे वो पढ़ेंगे। और फिर बोल देंगे कि बेटा गैस जैसे कोई गैसियस पदार्थ होता है, जैसे मैंने बोल दिया ऑक्सीजन गैस है मेरे पास, और ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम यहाँ मैंने देखा कि रूम टेम्परेचर पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर STP पर, मतलब इसी कंडीशन पर मैंने बोला NTP पर, इसी कंडीशन पर बोला कि भैया इस गैस का आयतन 22.4 है, तो बताओ कितने मोल होंगे। तो ये भी एक वे होता है निकालने का, तो बताते हैं, अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उससे थोड़ा सा बेसिक चीज है एटॉमिक मास, है ना, परमाणु भार, वो क्या चीज है उसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं परमाणु भार। ये बेसिक चीज है बेटा, पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं करते है ना, इसका 11th का है, ये आपकी CUET में नहीं आएगा, बट क्या है इसका यूजेस बहुत है। जब तक आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो हमें वो चीजें सबसे पहले कवर करनी है जो इनका यूजेस है, जिनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 12th का सिलेबस तभी कंप्लीट कर सकते हैं, CUET का सिलेबस तभी कंप्लीट कर सकते हैं जब हमें ये सब चीजें आनी चाहिए, बहुत बेसिक है, हमें रटना नहीं, हमें समझना है। क्लियर, एक एक चीज समझेंगे, है ना। तो चलिए एटॉमिक मास क्या है, परमाणु भार क्या है बेटा। जनरली एक एटम ले लेता हूं मैं, जैसे मेरे पास है कार्बन एटम 6C12, है ना, कार्बन एटम 6C12 जिसका मास नंबर 12 है, द्रव्यमान संख्या 12 है, और एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक वो 6 है बेटा। क्लियर। तो इस तरीके से मैंने एक कार्बन एटम ले लिया। क्लियर। अब बेटा आपकी सोच यही जाएगी, आपकी क्या किसी की भी सोच यही जाएगी, परमाणु भार मतलब परमाणु का भार, परमाणु का जितना भार होगा उसी को परमाणु भार बोलेंगे। तो परमाणु का भार कैसे निकालेंगे, अच्छा देखेंगे परमाणु बना किन किन चीजों से होता है, किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है परमाणु। तो परमाणु जो बना होता है बेटा, परमाणु बना होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। कोई भी परमाणु है वो बना होता है इलेक्ट्रॉन से प्लस प्रोटॉन से प्लस न्यूट्रॉन से। मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन से प्लस प्रोटॉन से प्लस न्यूट्रॉन से, लेकिन सवाल ये है कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, है ना। चलिए देख लेते हैं बेटा कितने इलेक्ट्रॉन। बेटा जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना भी एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्लियर। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं बेटा। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो क्लियरली देख सकते हैं आप, देखो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन। क्लियर।
तो बेटा यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। अब बेटा न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बेटा न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? वो होता है बेटा, वो होता है मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं बेटा? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, है ना। द्रव्यमान संख्या माइनस एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, जिसको बोलते हैं परमाणु संख्या। ओके बच्चों, परमाणु क्रमांक। क्लियर बेटा? तो बेटा हमें न्यूट्रॉन निकाल ले हैं, न्यूट्रॉन निकाल ले हैं। न्यूट्रॉन मास नंबर कितना है? 12 है, मास नंबर 12 है और एटॉमिक नंबर 6, तो 12 माइनस 6 बराबर 6, न्यूट्रॉन 6 आ जाएंगे। क्लियर? तो हमें पता चल गया बेटा इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। कार्बन का एक परमाणु ले लिया मैंने, कार्बन 12, 6e12 दैट इज अ परमाणु, कार्बन का एटम है, कार्बन एटम है। परफेक्ट, कार्बन एलिमेंट का एक एटम है, कार्बन एटम। उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। हमें देखना इसका मास। तो चलिए हमारी सोच यही है कि बेटा परमाणु का भार निकालना है, तो परमाणु का भार तब उतने के बराबर है जिसमें जितना मास इनके इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का होगा, सबका सम कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए जोड़ देते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। क्लियर, जोड़ देते हैं, जोड़ के देखते हैं। बेटा देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, बेटा एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो? एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है बेटा वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, है ना। प्लस 6 इंटू प्रोटॉन का मास होता है बेटा 1.67 इंटू 10⁻24 kg या 24 ग्राम या 27 kg। चलिए आप काहे में चाहते, ग्राम में लिखना चाहते, लीजिए ग्राम में लिख देते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। लीजिए 10⁻28 ग्राम हो जाएगा। परफेक्ट। 1.67 इंटू 10⁻24 एक ग्राम हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। क्लियर बच्चों? ये हो जाएगा बेटा हमारा एटम का मास। लेकिन देखेंगे बेटा ये जो चीज है ना, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास इन दोनों की अपेक्षा बहुत कम होता है। यहाँ 10⁻28 या 10⁻24 बेटा ये बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड करने से कोई फर्क नहीं आता है। इसलिए जो भी है बेटा एटम का मास, परमाणु का मास, परमाणु भार हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास पर डिपेंड करता है ना। तो इसका तो लगभग निगलेक्ट कर देता हूं मैं, क्योंकि इसका मास जोड़ेंगे 10⁻28, मतलब 10⁻28 और 10⁻24, मतलब 10⁴ का डिफरेंस। 10⁴ का डिफरेंस मतलब मैं कहूँगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का लगभग कितना 10⁴ इतना गुना, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो परमाणु भार होता है वो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? तो इसको गोली मार देते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको हटा देते हैं। हटा दिया इसको मैंने, कोई समस्या ही नहीं है ना। चलिए इसको हटा दिया मैंने। अब देखते हैं बेटा कितना हो जाएगा बेटा 6 इंटू दिस प्लस 6 इंटू दिस। इन दोनों का लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, बट इसका थोड़ा सा न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है। 1.674 होता है, यहाँ 1.672 होता है। क्लियर? चलिए दोनों को लगभग बराबर होता है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। बेटा क्या है ना, ये जो चीज लिखी है इसको हम बोलते हैं 1 AMU। ये जो चीज है ना दैट इज 1 AMU, मतलब 1 AMU बराबर होता है 1 AMU। समझेंगे अभी ये क्या है? ये 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, इतने ग्राम होता है 1 AMU बराबर। जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है उतना ही 1 AMU कहलाता है। बेटा 1 AMU क्या चीज है ये समझेंगे जरा। AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, फुल फॉर्म होती है इसकी एटॉमिक मास यूनिट। ए का मतलब एटॉमिक, एम का मतलब मास, यू का मतलब यूनिट, AMU एटॉमिक मास यूनिट। बेटा ये बहुत पहले है ना मास को मेजर करने की यूनिट है। कौन से मास? एटम के मास को। अब
यू बस लिख देते हैं, जिसको यूनिफाइड मास बोलते हैं। एएमयू की जगह आप बेटा सिर्फ यू लिखा था, एएमयू भी लिखा आएगा, बट अब यूनिफाइड मास यू का यूज करने लगे। क्लियर। एएमयू बहुत छोटी यूनिट है जिससे एटम्स का मास मेजर किया जाता है, द्रव्यमान बताया जाता है कि भैया कितना मास है। क्लियर। तो एक एएमयू बराबर कितने ग्राम होता है? एक एएमयू बराबर होता है इतने ग्राम बेटा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बहुत ही छोटी। बताओ एक एएमयू कितना ग्राम? 10⁻⁻24 ग्राम, मतलब 0.000000000 इस तरीके से करते जाएंगे। क्लियर। मतलब बहुत बहुत छोटी यूनिट है ना। तो एटम होता भी तो छोटा है, एटम बहुत छोटा होता है, दिखता नहीं है, न्यूड आई से दिखता नहीं, माइक्रोस्कोपिक, वो भी स्पेशल टाइप्स के, है ना। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं। अब एक एएमयू मतलब 12 इंटू 1 एएमयू इज इक्वल टू होता है 12 एएमयू हो जाएगा। क्लियर बच्चों। मतलब कार्बन एटम का मास है 12 एएमयू, कार्बन एटम का मास है 12 एएमयू, मतलब जितना उसका मास नंबर है। क्यों? क्योंकि मास नंबर होता ही है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, होता ही है मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, दोनों को ऐड कर दो तो मास नंबर के बराबर आ जाएगा। मास नंबर में सिर्फ एएमयू लगा दो तो उस एटम का मास आ जाता है। देखो मास नंबर कितना था, जब मास संख्या 12 थी तो 12 एएमयू हो गया। किसी भी परमाणु का परमाणु भार उसके मास नंबर में एएमयू लगा दो तो निकल आता है। एकदम क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए जैसे आपसे बात करेंगे बेटा, ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु होता क्या? 8O16। इसका यदि मुझे बताना है, इसका मास बताना है बेटा, इसका क्या बताना है? मास बताना है कि कितने एएमयू है। चलिए 16 एएमयू, अब तो निकालना ही नहीं है ना। 16 एएमयू। ऑक्सीजन परमाणु भार हो जाएगा 16 एएमयू, उसके मास नंबर में एएमयू लिख देंगे। क्लियर बेटा। ग्राम में निकालना चाहते हैं तो आपको पता है एक एएमयू बराबर कितने ग्राम होता है, समझेंगे बहुत अच्छे से। एक एएमयू बराबर होता है, बताया था अभी, एक एएमयू बराबर, जब भी कभी आप भूल जाओ कि यार एक एएमयू कितने ग्राम, तो आपको याद रखना है क्या? प्रोटॉन का जितना मास होता है या न्यूट्रॉन का जितना मास होता है उतने ही ग्राम। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो उतना ही एक एएमयू होता है ना। तो चलिए एक एएमयू बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, दैट इज 1 एएमयू। यदि आपको ग्राम में लिखना था इसका मास, लिख दीजिए भैया 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतनी ग्राम आ गया। चलिए एक ऑक्सीजन एटम का मास कितने ग्राम आ गया? इतने ग्राम। और अच्छे से लिखना है, और क्लियरली लिखना, और बढ़िया से लिखना चाहते हैं आप तो चलिए और अच्छे से लिख देते हैं। कैसे? बहुत सारे ये नंबर बार बार लिखना याद करना मजा नहीं आ रहा, हमें याद है बट हम लिखना नहीं चाहेंगे। चलिए नहीं लिखना चाहेंगे तो ऐसा करते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ 16 इंटू 1/Na, इतने ग्राम। अब ये सही है या गलत? एकदम सही है। कैसे बेटा? Na की जगह आप जानते हैं Na एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो संख्या, उसकी वैल्यू होती है कितनी होती है भैया? 6.023 इंटू 10⁻23। अब यदि आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम इतने ही आ जाएगा। यदि आपने इसको सॉल्व किया ना 1/this तो ये आएगा इतने। परफेक्ट। जो एक प्रोटॉन का मास होता है उतने के बराबर आ जाएगा। इसलिए हम 1.67 इंटू 10⁻⁻24 की जगह 1/Na इतना ग्राम लिख सकते हैं। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। क्या कंक्लूजन निकल के आया कि भैया जब भी किसी ऑक्सीजन या किसी भी एटम, किसी भी परमाणु का परमाणु भार निकालना है तो आपको क्या करना है? आपको करना यह है कि बेटा उसका परमाणु द्रव्यमान संख्या पता होनी चाहिए। उसकी क्या पता होनी चाहिए? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या में एएमयू लगा दो तो उतना ही उसका परमाणु भार हो जाता है। आपको ग्राम में लगाना है तो द्रव्यमान संख्या में Na से डिवाइड कर दो, ग्राम में लिख दो तो उसका ग्राम में मास आ जाता है। एकदम क्लियर है बेटा, कोई समस्या नहीं है। तो मैं कहूंगा बेटा, मैं अब जनरली कोई भी चीज ले लेता हूं, जैसे आपसे बोलता हूं सोडियम एटम का एटॉमिक मास, सोडियम परमाणु का परमाणु भार। क्लियर? सोडियम परमाणु है, उसका परमाणु भार निकालना है। तो आप जानते हैं बेटा सोडियम एटम क्या होता है? 11। सोडियम एटम होता है 11 Na
23, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है तथा द्रव्यमान संख्या 23 होती है। मास नंबर 23 होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास नंबर 23 है। चलिए लिख देते हैं कितना, 23 AMU, इतना यह मास, एटॉमिक मास, परमाणु भार हो गया। क्लियर है? आप ग्राम में लिखना चाह रहे हैं, आप ग्राम में लिखना चाह रहे हैं, कोई समस्या ही नहीं है बेटा, बताया सीधे तरीका बताया, 23 बाई यहाँ Na लगा दो नीचे, अवोगाड्रो नंबर होती है ये, और ग्राम में लिख देते हैं। तो चलिए ये हो गया आपका 23 बाई Na ग्राम, दैट इज एटॉमिक मास। ग्राम में लिखना चाह रहे हैं, ग्राम में हो गया, AMU लिखना है, AMU में हो गया, कोई समस्या ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। देखिए इस तरीके से यदि मैं 7-8 लाइन से लिख देता हूँ, जैसे मैं बोलूँगा बेटा मुझे बताना है बोरॉन एटम का, कार्बन एटम का, नाइट्रोजन एटम का, ऑक्सीजन एटम का, एंड उससे पहले लिख दे रहा हूँ मैं बेरिलियम एटम का। ओके, तो बेरिलियम एटम का ये होता है बेटा, क्या होता है, मैं 4Be8 कर देता हूँ, 5B10 कर देता हूँ, 6C12 कर देता हूँ, 7N14 कर देता हूँ, 8O16 कर देता हूँ। चलिए मैं लिख सकता हूँ 8 AMU, या ग्राम में लिखना चाह रहे हैं आप तो 8 बाई Na ग्राम, कोई समस्या ही नहीं है। क्लियर बेटा, एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। इसको लिखना चाहूंगा बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक मास, परमाणु भार लिखना चाहूंगा तो मैं लिख दूंगा 10 AMU, कितना 10 AMU, 10 बाई Na ग्राम, एकदम क्लियर है। एज इट इज 12 AMU इज इक्वल टू 12 बाई Na ग्राम, एकदम सही है बेटा। 14 AMU, 14 बाई Na ग्राम, 16 AMU मतलब 16 बाई Na ग्राम, और Na आपको पता है अवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23, जो 1 मोल के बराबर होती है। क्लियर, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा परमाणु भार। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ग्राम परमाणु भार क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है ना। ग्राम मैंने लिखवाया था, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु भार, है ना। अच्छा, इसको एक नाम और लिख देता हूं, तो आप एकदम समझ जाएंगे, वही उसी का जिक्र होता है। देखेंगे मैं लिख दे रहा हूं, यहां लिख देता हूं ऑब्लिक करके, मोलर मास, मोलर मास ऑफ एटम। हिंदी में लिख दूं बेटा, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, ग्राम परमाणु भार। ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, दिस इज अ केमिस्ट्री, तो चाहे आप भार लिखो चाहे द्रव्यमान लिखो, कोई समस्या नहीं है। एक्चुअली फिजिक्स में अलग हो जाता है, मास द्रव्यमान होता है, भार जो है भार वो एक फोर्स है, एक तरीके से। क्या फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, mg के इक्वल होता है। क्लियर। सो और मोलर मास ऑफ एटम मतलब मोलर द्रव्यमान, किसी एटम का मोलर द्रव्यमान, है ना। चलिए देखते हैं बेटा क्या है ये चीज, नाम में ही काम, मोलर द्रव्यमान मतलब 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान, है ना। मैं कहूं बेटा मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, बताओ ऑक्सीजन का मोलर मास बताओ, ऑक्सीजन एटम का मोलर मास बताओ। लीजिए, मतलब ऑक्सीजन एटम का मोलर द्रव्यमान बताना है, तो समस्या ही नहीं है उसमें, कोई मसला ही नहीं है बेटा। ऑक्सीजन एटम का मोलर द्रव्यमान बताना, मतलब कितने ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, और 1 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे? 1 मोल ऑक्सीजन एटम का द्रव्यमान है पूछा गया बेटा। क्लियर। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का द्रव्यमान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन एटम का कितना होता है बेटा? अभी तो दिखाया था, बताया था 16/Na ग्राम, इतने ग्राम आया था जितना उसका मास नंबर होता है। ये एक एटम का आया, कितने ऑक्सीजन एटम? 1 मोल, 1 मोल मतलब Na एटम, 1 मोल में कितने एटम हो जाएंगे? अवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम। बताया था थोड़ी देर पहले, यही डिस्कस कराया था बेटा। सबसे पहले सबसे बेसिक चीज मेरी यही थी कि मैंने बोला था मोल क्या है?
मूल क्या है मूल, कोई समस्या ही नहीं है। देखो मैंने बताया था मूल इज जस्ट अ नंबर दैट इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। मैंने बोल दिया एक मूल ऑक्सीजन एटम मतलब कितने ऑक्सीजन एटम, इतने ऑक्सीजन एटम। मैंने बोल दिया एक मूल हाइड्रोजन एटम मतलब कितने हाइड्रोजन एटम, इतनी हाइड्रोजन एटम। तो मैं यहाँ जो जिक्र कर रहा था बेटा, बात कर रहा था कि ऑक्सीजन का मोलर भार बताओ, मोलर द्रव्यमान बताओ, मतलब उसके एक मूल का द्रव्यमान, और एक मूल का द्रव्यमान मतलब Na ऑक्सीजन एटम का द्रव्यमान। तो Na से एक एटम का 16/Na होता है, तो Na ऑक्सीजन एटम का Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Na से Na हो जाएगा कैंसिल, मतलब 16 ग्राम। समझ गया बेटा? जो हम जनरली लिख देते हैं, कहते हैं भैया परमाणु भार ग्राम, कहते हैं परमाणु भार बताओ ऑक्सीजन एटम का, ऑक्सीजन एटम का परमाणु भार बताओ, जनरली लोग लिख देते हैं भैया 16 ग्राम। लेकिन परमाणु भार 16 ग्राम नहीं होता है, 16 AMU होता है परमाणु भार। और ये क्या है 16 ग्राम, ये मोलर भार है भैया, मोलर भार। एक मोल ऑक्सीजन एटम का है, एक मोल ऑक्सीजन एटम काहे गलत करते भैया, है ना? ये ऑक्सीजन एटम का है ना, ऑक्सीजन एटम के एक मोल का है, एक ऑक्सीजन एटम का नहीं है। यदि उसने बोल दिया एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार बताओ, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार जब पूछा जाएगा ना बच्चा, तो वो आपको 16 AMU ही लिखना है, या 16/Na ग्राम लिखना है, 16 ग्राम मत लिख देना। 16 ग्राम किसका होता है? 16 ग्राम होता है बेटा एक मोल ऑक्सीजन एटम का, जिसको मोलर मास बोल देंगे। क्लियर? तो एक मोल ऑक्सीजन एटम का द्रव्यमान मतलब मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब 16 ग्राम। कोई समस्या नहीं है। अब मैं यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला क्या बताऊंगा आपको, क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं बताना चाह रहा हूँ बेटा कि कोई भी आपको एटम दे दिया जाए, उसका मोलर मास पूछ दिया जाए, तो उसका द्रव्यमान संख्या पता करो। आपको पता होगी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या में सिर्फ ग्राम लगा दो तो एक मूल का आ जाता है, मतलब मोलर मास आ जाता है। क्लियर? कोई समस्या ही नहीं है बेटा, एकदम क्लियर है बच्चा, एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मैं कहता बेटा मोलर मास ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम का मोलर मास बताना। मोलर मास मतलब एक मोल सोडियम एटम, एक मोल मतलब Na सोडियम एटम, एक मोल इज जस्ट अ नंबर, Na के बराबर। एक मोल सोडियम एटम मतलब Na नंबर ऑफ सोडियम एटम, Na जहां अवोगाड्रो नंबर। तो एक एटम का 23/Na और इंटू Na कैंसिल, वही सीधे 23 ग्राम। तो मास नंबर में सीधे ग्राम लगा देंगे, मास नंबर में सीधे ग्राम लगा देंगे। हाँ बेटा क्लास, बच्चा क्लास ले रहे थे, हम अभी कर रहे हैं ऑनलाइन। हाँ ओके अच्छा, ओके ओके बेटा, कोई समस्या ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये हो गया हमारा, जिसको मुझे बताना था क्या, ग्राम एटॉमिक मास क्या है। चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में, है ना। अभी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी हमें मूल पढ़ना है कि किस किस तरीके से निकाले जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है आगे। क्लियर? तो सबसे पहले देख लें मॉलिक्यूलर मास क्या है। मॉलिक्यूलर मास जिसको क्या बोलते हैं बेटा, अणुभार। बिल्कुल सही समझे आप, एकदम समझदार हैं। अणुभार है ना, मॉलिक्यूलर मास होता है अणुभार। देखेंगे कैसे निकालेंगे। पहले मॉलिक्यूल तो जान ले भैया, मॉलिक्यूल होता क्या है, अणु होता है जो परमाणुओं से मिलकर के बनता है। परमाणु प्लस परमाणु, परमाणु प्लस परमाणु बेटा, बहुत सारे परमाणु, जरूरी नहीं है 2 हो, 3 हो, 4 हो, है ना। तो डॉट डॉट किए दे रहा हूं बेटा, कोई समस्या ही नहीं है ना। हो सकता है सिर्फ 2 परमाणु से मिलकर के एक अणु बना हो, या 3 परमाणु से, 4 परमाणु से, है ना। तो चलिए परमाणु से मिलकर के अणु बनता है। मॉलिक्यूल किससे मिलकर के बनता है बेटा, एटम से। एटम ये सब एटम है। क्लियर? चलिए देख लेते हैं। जैसे H2 है बेटा, 2 हाइड्रोजन एटम प्लस 1 ऑक्सीजन एटम। बना इनसे कि नहीं? एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब, इन्हीं से बना है ना। अब बेटा मैं कहूंगा अणुभार बताओ H2O का, H2O का अणुभार बताना है, अणुभार। तो क्या हो जाएगा, जिस तरीके से आपकी समझ थी कि परमाणु जिससे मिलकर बना है उन सबका भार जोड़ दो, उसी तरीके से आपकी समझ होना चाहिए अणु जिससे भी मिलकर बना है उन सबका भार जोड़ दो। अणु किससे मिलकर बना है,
हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु से, तो दोनों का भार जोड़ देंगे। ये बता बेटा, 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 इंटू एक हाइड्रोजन एटम का, एक हाइड्रोजन एटम का भार कितना होता है, 8 AMU। क्लियर, AMU में लिखना है तो, प्लस एक ऑक्सीजन एटम का कितना होता है, 16 AMU। टोटल कितना हो जाएगा, 2 AMU प्लस 16 AMU इज इक्वल टू 18 AMU। एम आई राइट गाइस? मैं जहां तक एकदम सही हूं, मुझे लग रहा है ना, लग नहीं रहा, सही हूं। ओके, सो 18 AMU हो जाएगा, 18 AMU हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है। अब हमें क्या यहां से क्या कंक्लूजन निकला है, यदि हमें एक परमाणु का मास निकालना है, परमाणु का भार निकालना, वही परमाणु भार कहलाएगा। एक परमाणु का निकालने के लिए जितने भी, एक परमाणु नहीं, एक अणु का भार निकालना है। एक अणु, H2O अणु है, मॉलिक्यूल है ना। एक अणु का भार निकालना है तो हम क्या करेंगे, जितने भी परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं का भार ऐड कर देंगे। एक H2O अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु। तो अभी हमने परमाणु का भार निकालना सीखा है तो हम इजीली निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट है, मैं कहूंगा बेटा आप बताइए, NH3 है मेरे पास एक, ये अणु है कि नहीं, NH3 अणु है ना, मॉलिक्यूल परफेक्ट। निकालना मुझे अणु भार, बताइए भैया, अणु भार किसका, NH3 का। तो सरल है, क्या करेंगे, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 AMU। मास नंबर नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 14 AMU नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन परमाणु का हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन एटम कितने, 3 इंटू एक हाइड्रोजन एटम का 1 AMU, तो कितना हो जाएगा, 17 AMU। कोई समस्या ही नहीं है। यदि आप चाहते हैं सर इसको ग्राम में लिखिए, हमें मजा नहीं आ रहा है, AMU ग्राम में लिख देते हैं। 1 AMU बराबर 1/Na, 1/Na होता है कि नहीं, इतने ग्राम हो जाएगा, मतलब 17/Na ग्राम। ये ग्राम में लिख दिया, कोई समस्या है क्या, समस्या ही नहीं है। तो ये बेटा बहुत अच्छा तरीका है कि परमाणु का भार क्या होता है, अणु का भार क्या होता है, इनको समझने के लिए, है ना। अब मैं आपसे बोलूंगा बेटा, जैसे NaOH है, NaOH का अणु भार बताओ, NaOH का अणु भार बताना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। समझदार हैं आप क्या भैया। सोडियम का होता है 23 AMU, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 AMU, है ना। टोटल कितना हो जाएगा, 23, 16, 39, 41, 14 AMU, 40 AMU, कितना, 40 AMU। क्लियर। अब आप चाहते हैं कि इसको ग्राम में लिखो, भैया Na से बस डिवाइड कर दो, AMU को ग्राम में बदलना बहुत सरल है, इतना ग्राम हो गया। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अणु भार क्या होता है। अब हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसको समझना है। ओके, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको बोलते ग्राम अणु भार। अच्छा, इसको एक और नाम बोला जाता है, वो लिख दूंगा, आप समझ जाएंगे क्या पूछ रहे हैं हम, है ना। इसको लिख दूंगा दूसरा नाम, मोलर भार, किसका, अणु का, है ना। अणु का मोलर द्रव्यमान लिख दिया, लीजिए, समझ गए होंगे आप। अणु का मोलर द्रव्यमान, और लिख करके यहाँ इंग्लिश में लिख दूं मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। और करके लिख दिया, मतलब चाहिए बोलते एक ही चीज है ना। तो अणु का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, एक मोल अणु का द्रव्यमान, एक मोल अणु मतलब Na अणु, H2O है का मोलर मास बताना है, मोलर द्रव्यमान, है ना, मोलर मास। कुछ है ही नहीं उसमें, क्या है, कुछ भी नहीं है। H2O है भैया, हमें क्या करना है,
H2O के एक अणु का, एक H2O अणु का द्रव्यमान या भार मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, है ना, Na अणु का। तो ये बताओ एक मोल मतलब Na के बराबर अणु। चलिए देख लेते हैं। एक H2O का होता है बेटा 2 हाइड्रोजन का प्लस 16 ऑक्सीजन, 16 प्लस 2 18, 2 प्लस 16 AMU, 2 प्लस 16 AMU, 2 प्लस 16 AMU मल्टीप्लाई Na। क्लियर। AMU को हम लिख सकते हैं किसमें, ग्राम में। 16 प्लस 2 18 बाई Na लिख सकते हैं। एक AMU बराबर 1 बाई Na से डिवाइड करते इनटू Na पहले से था। एक मोल, ये एक मोल Na अणु लिए थे इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। 18 ग्राम हमारी समझ क्या है वो, कि भैया हमें क्या करना है कि हमें निकालना है एक मोल अणु का मास, मतलब मोलर द्रव्यमान, मोलर मास निकालना है बेटा। तो आप क्या करो, उस अणु का पहले जनरली AMU में मास निकाल लो और फिर ग्राम में लिख दो। क्या लिख दो, ग्राम में। एक मोल का ग्राम में आ जाता है। क्लियर, कोई समस्या नहीं है, ग्राम लिख देना है सबका ऐड करके। जैसे मैंने बोला बेटा NaOH का द्रव्यमान, NaOH का मोलर द्रव्यमान, ऐसे लिख दे रहा हूं, ऐसे मोलर मास ऑफ NaOH, है ना, NaOH का मोलर मास। एंड दो चीजें लिखी थी बेटा, डिफरेंशिएट कर देंगे इधर तो समझ जाएंगे अब डिफरेंट क्या क्या, ये क्या चीज है, अलग कैसे, है ना। मैं लिख दूं NaOH का मॉलिक्यूलर मास, यहाँ मोलर मास ऑफ NaOH मतलब NaOH का मोलर मास, और मोलर मास हो जाएगा बेटा 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर 40 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि मोलर मास है एक मोल का तो 40 ग्राम में आ जाता है। NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 बाई Na ग्राम। क्लियर, क्योंकि एक मॉलिक्यूल क्या है ये, और ये एक मोल मॉलिक्यूल का, एक मोल मतलब Na के बराबर मॉलिक्यूल, तो Na कैंसिल हो जाता था, है ना। तो ये चीज एकदम डिफरेंट है। समझ गए बच्चों, कोई समस्या नहीं होगी, है ना। चलिए, तो ये था हमारा जनरल डिस्कशन किसके बारे में, कि हमें पता करना था कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है एंड एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है ना, और मोल्स क्या होता है। क्लियर। बट मोल का अभी कुछ पार्ट रह गया है जो बताया था। अच्छा, ये इसलिए पहले पढ़ाया क्योंकि ये जरूरी था। सबसे पहले मोल का इंट्रोडक्शन इसलिए दिया क्योंकि वो जरूरी था, क्योंकि मैं बोलता बेटा मोलर मास निकालना है NaOH का, तो एक मोल NaOH मतलब कितने NaOH, एवोगाड्रो के नंबर पर, एवोगाड्रो नंबर के बराबर ही, तब पता चला जब मैंने बताया है ना, इसलिए वो जरूरी था। अब है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब यहाँ से मोल्स किन किन तरीकों से फाइंड किए जाते हैं, है ना, मोल्स किन किन तरीकों से फाइंड किए जाते हैं। तो सबसे पहला है बेटा, जब गिवन मास दिया तो मोल बराबर, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। हिंदी में लिखना चाहते हैं, मोल बराबर दिया गया भार बटे मोलर भार या मोलर द्रव्यमान। एकदम इस तरीके से जब किसी स्पीसीज मतलब जैसे वाटर, है ना, किसी स्पीसीज का मास दे दिया जाए, क्या दे दीजिए, मास दे दीजिए, भैया इतने ग्राम है, तौल के दे दिया उसने पदार्थ कि इतने ग्राम शुगर है मेरे पास, उस शुगर में शुगर की मोल बताओ। तो आपको क्या करना है, शुगर का दिया गया द्रव्यमान ऊपर रखना है, नीचे मोलर द्रव्यमान रख देना है, मोल निकल आएगा। एकदम सरल है ना। चलिए देख लेते हैं। तो दूसरी चीज है, अभी निकालेंगे क्लियरली, पूछ रहा है बेटा कब, जब नंबर ऑफ स्पीसीज दी हो, मतलब कि बोल दिया जाए कि मेरे पास जो पदार्थ है उस पदार्थ में NaOH के इतने पार्टिकल हैं, इतने मॉलिक्यूल हैं, तो कैसे निकालेंगे मोल, है ना। तो मोल इज इक्वल टू होता है गिवन स्पीसीज, नंबर ऑफ गिवन स्पीसीज, है ना,
अपॉन एवोगाड्रो नंबर, है ना, Na, दैट इज एवोगाड्रो नंबर। तीसरा तरीका होता है बेटा, तीसरा तरीका होता है, ये सिर्फ गैसेस के लिए था, फॉर गैसेस क्या होता है बेटा, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 और लीटर। तो चलिए ये तीन चीजें होती हैं, तीनों को डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट आने वाला टॉपिक, नेक्स्ट आने वाला वीडियो में, क्लियर ना। तो अभी जो है अभी के लिए इतना ही ना, हमारा जो है ये कंटेंट्स था, थोड़ा सा हल्का सा 10 मिनट का समय और मिल जाता तो कंप्लीट हो जाता, लेकिन अगले वाले आने वाले टॉपिक में चलिए अभी कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। हमें लगा कि क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, चलिए कोई बात नहीं, अभी डिस्कस कर लेते पूरा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये तीन वे हैं बेटा, ये तीन तरीके, बहुत बढ़िया है, टाइम मिल गया, है ना। देखिए तीन तरीके हैं जिन तरीके से मोल निकाल सकते हैं, क्लियर। देखेंगे पहला तरीका है, एकदम नोट कर लेंगे बेटा, है ना, ये तीन एकदम फिक्स हैं, इनसे हर एक तरीका है इनसे मोल निकाल सकता, अब इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला जैसे बोलेंगे बेटा, मैंने बोला 360 ग्राम H2O में H2O के मूल बताओ, मूल बताओ भैया, कैसे बताओगे, सरल है। 360 ग्राम H2O में कितने, 360 ग्राम H2O में H2O के मूल बताना है, कोई समस्या है क्या, नहीं है। मूल बराबर दिया गया भार अपॉन मूलर भार, मूलर द्रव्यमान, किसका, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, H2O के बारे में बात कर रहे हैं, H2O का कितना दिया 360 बटे H2O का मूलर द्रव्यमान कितना होता है 18, या तो सर ये बता दो, बता चुके हैं, बोलिएगा मत, फिर भी देख लेते हैं। H2O है बेटा 2 इंटू एक हाइड्रोजन का एक प्लस 16 होता है ऑक्सीजन का, है ना, टोटल 18 ग्राम लगा दो, मूलर द्रव्यमान हो गया, है ना। चलिए रख देते, 18 दूनी 36 कितना आ गया बेटा 20 मोल, परफेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे आपको बोल के बेटा 160 ग्राम NaOH में NaOH के मोल बताओ, कोई समस्या नहीं है। मोल इज इक्वल टू गिवन मास 160 बाई मोलर मास NaOH का 40 होता है, कैलकुलेट करने हैं, 4 आ जाएगा, क्लियर बेटा। आंसर आ गया है, कोई समस्या ही नहीं है। चलिए मैं कहता बेटा, अब नेक्स्ट है, मैंने बोला 490 ग्राम H2SO4 में H2SO4 के मोल कितने होंगे भैया, 490 ग्राम दिया गया भार अपॉन अणुभार H2SO4 का होता है 98, दैट इज इक्वल टू 4 to 9 2 जा 2 5 जा 5 मोल्स, सही है। 10/2 आता जाएगा, है ना, कोई समस्या ही नहीं है, निकल आया। नेक्स्ट तरीका क्या है हमारा, चला अच्छा दो और देख लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और एक चीज बोला ना मैंने कमेंट किया है, आपको रटना नहीं है, मैं अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटूंगा, रटने नहीं दूंगा, समझाऊंगा पूरा टोटल जितना भी सिलेबस है, फील करेंगे, समझेंगे, क्लियर। एक चीज जैसे तुम्हें लग रहा सर ये रटना पड़ रही है, तो रटेंगे नहीं, बता देंगे, है ना, समझेंगे। हाँ कुछ चीजें होती हैं, जैसे आप बोलो सर सोडियम को सोडियम ही क्यों बोलते हैं, तो भैया ऐसे PhD करेंगे तो हम यहीं रह जाएंगे, है ना, इसलिए कुछ चीजें सोडियम एटम को सोडियम एटम बोलते ही हैं, क्लियर, याद रखेंगे, है ना। सोडियम बोलो सर सोडियम एटम का परमाणु क्रमांक 11 क्यों होता है, तो ऐसी चीजें नहीं, ये तो आपको माननी पड़ेगी, फंडामेंटल नोन है,
11 क्यों होता है ना, 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 नंबर प्रोटॉन्स होते हैं, ऐसे एटम को सोडियम एटम बोलते हैं, इसलिए। क्लियर? चलिए देखेंगे नेक्स्ट तरीका बेटा, जब नंबर ऑफ स्पीशीज। अच्छा क्वेश्चन देख लेंगे दो, एक और है, दैट इज फर्स्ट, यहाँ सेकंड है। मैंने बोल दिया 100, चलिए 340 ग्राम अमोनिया गैस में NH3 गैस, अमोनिया गैस के मोल कितने हो जाएंगे बताइए? 340/17 होता है NH3 का, यस 20 आ गया। मैं बोलूंगा बेटा 36 ग्राम ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? होता तो फ्रक्टोज का भी यही है, पर उनकी संरचना अलग होती है, स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। कैसे अलग होती है सर? क्या तो कैसे अलग होती है? ऐसे अलग होती है कि बेटा इसमें होता है आपका एल्डिहाइड, ग्लूकोज इज अ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कंपाउंड होता है, मतलब एल्डिहाइड फॉर्म होती है ना, और प्लस उसमें हाइड्रोक्सी OH 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 एल्कोहल के OH ग्रुप लगे रहते हैं बहुत सारे, है ना, प्लस कीटोन, वो जो आपका वो होता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो होता है फॉर्मूला वही होता है पर संरचना अलग, उसमें कीटोन होता है, C डबल बॉन्डो दोनों साइड कार्बन कार्बन, और कार्बन से OH OH लगे रहते हैं, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। तो ग्लूकोज 36 ग्राम C6H12O6 ग्लूकोज है, इसके मूल बताना है, बताओ ग्लूकोज में C6H12O6 मतलब ग्लूकोज के मूल बताना है, बता देते हैं भैया कितने हो जाएंगे। दिया गया भार 36 बटे ग्लूकोज का अणु भार नहीं मोलर भार 180 होता है, नहीं मानते कैलकुलेट करना पता चल जाएगा, 2/10 है ना, मतलब 1/5 मतलब 0.2, समस्या ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, आंसर आ चुका है। चलिए तो ये हो गया आपका मोल, जब दिया गया आंसू तब कैसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है, मैंने बताया था मोल बराबर नंबर ऑफ स्पीशीज अपॉन एवोगाड्रो नंबर Na। चलिए देख लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स in 6.023 into 10 to the power 25 H2O particles molecules of H2O के इतने मॉलिक्यूल, मतलब एक पदार्थ दे दिया बेटा, एक पदार्थ H2O जल दे दिया, जल दे दिया कि भैया जल ले जाओ, उस जल में जो जितना भी जल दिया, जितना भी वाटर दिया, उसमें H2O के मॉलिक्यूल कितने हैं बेटा? इतने मॉलिक्यूल 6.023 into 10 to the power 25 इतने मॉलिक्यूल्स दिए हैं। तो कह रहे मूल बताओ, तो बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, है ना, क्योंकि कुछ तो मोल होगा भैया, मतलब जल की कुछ ना कुछ तो मात्रा होगी जिसमें इतने H2O मॉलिक्यूल आ जाएंगे। जल है क्या? H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, H2 बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल, वही तो जल है। H2O का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O, जल का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है। परफेक्ट। तो H2 मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, तो कोई ना कोई अमाउंट तो होगी ही, H2 की कोई ना कोई अमाउंट तो होगी ही, जिसमें 6.023 into 10 to the power 25 इतने H2O मॉलिक्यूल होंगे। तो अब कोई ना कोई मात्रा तो होगी, वो मतलब कुछ ना कुछ मोल्स तो होंगी। तो चलिए मोल निकालते हैं। तो मोल बराबर होता है अभी बताया, नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी दी हैं? 6.023 into 10 to the power 25 अपन एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितनी होती है बेटा? 6.023 into 10 to the power 25, ये एज इट इज रखो। यहाँ एवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10 to the power 23 इतनी हो। क्लियर? काट दो भैया, काट दो। 10 to the power 2 आ जाएगा, दैट इज 100 मोल्स। कितने मोल्स? 100 मोल्स। वाटर की कितने मोल है? 100 मोल।
मतलब 100 मोल H2O, 100 मोल H2O होगा, 100 मोल H2O होगा, जिसमें H2O के अणु कितने होंगे, इतने। क्योंकि आप जानते हैं 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, 100 मोल में 100 इंटू एन कर देंगे तो इतनी आ जाएगा। क्लियर। अब यदि यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे तो आपको बनना चाहिए क्या, कहे 100 मोल H2O का मास बताओ, 100 मोल H2O का मास, 1 मोल H2O का कितना होता है, 18 ग्राम। मोलर मास ऑफ H2O मतलब 1 मोल H2O का मास होता है 18 ग्राम, तो 100 मोल का कितना हो जाएगा, 1800 ग्राम। लिख लो 100 मोल H2O का मास कितना हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 1800 ग्राम नहीं हो जाएगा। खत्म। तो ये नंबर ऑफ स्पीशीज वाला था। नेक्स्ट है बेटा गैस जो होती है, आइडियल गैस, आदर्श गैस, देखेंगे जरा आदर्श गैस के बारे में। आदर्श गैस जो होती है ना बेटा, आइडियल गैस जो होती है ना, वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को जरूर फॉलो करेगी। क्लियर। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्लियर। ये आदर्श गैस समीकरण होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है, जिसमें P इज अ प्रेशर, V इज अ वॉल्यूम, N मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। यदि मैं बात करूं STP, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और वो कितना होता है बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm। यदि मैं पीपी इज इक्वल टू एनआरटी से किसी एक मोल गैस का एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी एक मोल गैस का वॉल्यूम निकालूं, वो आता है बेटा 22.4। बेटा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से P 1 atm, V निकालना है, N 1 मोल का निकाल रहा हूं, इंटू R बेटा हमें लीटर एटीएम में 0.0821। क्लियर। लीटर एटीएम में आर की वैल्यू होती है 0.0821। परफेक्ट। टी टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है बच्चा 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन। क्लियर। इसको रख वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम आ गया बेटा 22.4 लीटर, इतना आ जाएगा 1 मोल गैस का। अब यहां से फॉर्मूला बनेगा बेटा क्या, कि मोल बराबर हो जाएगा बेटा, मोल बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। मोल बताना है, मोल इसी तरीके से निकल आएगा कि नहीं, 1 मोल गैस का 22.4 लीटर होता है, इसी गैस का वॉल्यूम दे दिया जाएगा, बताओ कितने मोल है, तो 22.4 से डिवाइड कर देंगे कि नहीं। भाई 1 मोल का 22.4 होता है, उसने बोलिए 44.8 है, तो मोल बताओ, मतलब 2 मोल होंगे। वो कैसे निकला, 44.8 में 22.4 से डिवाइड किया, मतलब 22.4 से डिवाइड कर देंगे, जितना भी आयतन दिया होगा तो आपको मोल्स पता चल जाएगा कितने मोल्स होंगे। सो दैट इज द डिस्कशन एंड इट इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। क्लियर। इस तरीके से हम मोल निकाल लेते हैं। गैस का दिया है, एसटीपी पर वॉल्यूम पता होगा, आप 22.4 से डिवाइड कर देंगे, मोल निकल आएंगे। किसी भी मेटल्स का मास दिया है, गिवन मास दिया है, चाहे वो गैस हो, गिवन मास वाला ये सबके लिए अप्लाइड है, नंबर ऑफ स्पीशीज वाला सबके लिए अप्लाइड है, लेकिन ये सिर्फ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी गैसेस के लिए, लिक्विड सॉलिड के लिए नहीं लगाना है। क्लियर। तो ये डिस्कशन हो गया क्लियर, किस किस तरीके से मोल निकाले जा सकते हैं। यहीं पर खत्म करते हैं आज का लेक्चर। पढ़ेंगे डेली बहुत अच्छे से बेटा, डेली का डेली कंप्लीट करेंगे, कोई समस्या ही नहीं है, बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। नॉट ओनली CUET, आप आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए यदि आप क्लियरली यहाँ से पढ़ेंगे, हर एक एग्जाम्स निकाल सकते हैं बेटा। ओके चलिए।